पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या है। वोल्टेज और करंट के लेक्चर्स जो हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो रिकॉर्डेड हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक वहाँ से देख सकते हैं। तो डायरेक्टली टॉपिक की तरफ आते हैं कि ओह्म्स लॉ बेसिकली है क्या चीज़? ओह्म्स लॉ जो है वो ओह्म्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर। अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है, उसके क्रॉस जितनी वोल्टेज अप्लाई हो रही है, तो वो डिपेंड करेगी उसमें से करंट जितना फ्लो हो रहा है। अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज ज़्यादा होगी। यही रिलेशन है वोल्टेज और करंट का किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे वोल्टेज वी है और आई करंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हटेगा तो आपको पता है मैथमेटिक्स में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाते हैं तो हमारे पास इज इक्वल टू और कांस्टेंट का साइन आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस है। तो अगर मेरे पास किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ या फिर करंट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वोल्टेज और करंट को वोल्टेज भी उसके हिसाब से इंक्रीज होगी अगर रजिस्टर के पास करंट इंक्रीज होगा, या फिर हम रजिस्टर के पास वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो करंट जो होगा वो इंक्रीज होगा एक कांस्टेंट रजिस्टर के क्रॉस। तो रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली जो आप वोल्टेज इंक्रीज करें करंट इंक्रीज इंक्रीज होगा। तो अगर आप वोल्टेज और करंट को प्लॉट करें तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। आर इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखें आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आई। तो ओम्स लॉ हमें यही कहता है कि जो जो हम रजिस्टर के क्रॉस करंट इंक्रीज होगा तो हमारे पास वोल्टेज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी उसके क्रॉस। अगर किसी भी रजिस्टर में से करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है तो वहां पे उसके क्रॉस वोल्टेज भी हमारे पास ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज है। द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का जो बिहेवियर है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कि हमारे पास जब भी करंट अपोज हो रहा होगा तो वहां पे रेजिस्टर कनेक्टेड होगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज करंट को रेजिस्ट कर रही है वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। उसका जो बिहेवियर है वो रेजिस्टेंस है। और जो एलिमेंट यूज होता है करंट को रेजिस्ट करने के लिए उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोल के देखें तो वहां पे आपको डिफरेंट रेजिस्टर्स मिलेंगे। तो वो हम यूज करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए, या आप कह सकते हैं करंट को रेजिस्ट करने के लिए। तो हमारे पास इसकी यूनिट जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वो ओम है। ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आपको उसका सिंबल नजर आ रहा है। तो सर्किट में अगर आप जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्किट एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास जब जो सर्किट के अंदर रेजिस्टर जो है वो इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम। ये जो आपको जिगजैग सिंबल नजर आ रहा है R1 R2 R3, ये 3 रेजिस्टर्स हैं जो हम सर्किट में हम इनको जिगजैग सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर आप खोल के देखेंगे, अगर आप उसको इस शेप में अगर आपको कंपोनेंट नजर आए तो इसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है तो उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। तो उसकी रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगी, उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और उसकी लेंथ पे। अगर आप अगर आप वायर की लेंथ इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, उसी रेट से इंक्रीज होगी। तो अगर आप रेजिस्टेंस लेंथ कांस्टेंट रख रहे हैं और एरिया अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, तो अगर आप इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल पहले 1 मिलीमीटर स्क्वायर था या 10 मिलीमीटर स्क्वायर था, अगर आप उसको 20 मिलीमीटर स्क्वायर कर दें तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी हर एक टाइप ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। अगर टाइप ऑफ वायर पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास वायर जो है सिल्वर मटेरियल की है तो उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होगी। कॉपर की है तो उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होगी। गोल्ड की है तो उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए आप जो है पानी का फ्लो समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पाइप है या कोई एरिया है जहां से पानी फ्लो हो रहा है। तो अगर हम उस एरिया को कम कर दें, तो उस एरिया को अगर कम कर दें तो हमारा पानी जो है वो कम फ्लो होगा। तो यहाँ पे पानी जो है हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि पानी हमारा करंट है और देखें यहाँ पे तो करंट जो है वो कम फ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एरिया जो है इसका कम कर दिया है। एरिया कम करने का मतलब है हमने क्या कर दिया,
रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर दी। तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। जो आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। तो रेजिस्टिविटीज जो है डिफरेंट मटेरियल, हर एक मटेरियल की अपनी होती है। लेंथ भी आपको पता चल गया किस तरह जो है रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। रेजिस्टेंस जो है किस तरह लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, वायर की एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। हर एक मटेरियल की अपनी कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होती है। तो जैसा कि आपको पता है कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में से करंट नहीं फ्लो होता। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है कि वो करंट को बहुत ज्यादा अपोज कर रहे होते हैं। तो जब वो करंट को ज्यादा अपोज कर रहे होते हैं तो उसमें से करंट जो है वो फ्लो ना होने के बराबर होते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। जब एक कंडक्टर्स में से हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से वो अपोज करंट को कम अपोज करते हैं और वहां पे करंट जो है वो ज्यादा फ्लो होता है। तो अगर हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है, जो फॉर एग्जांपल हमारे घरों में कनेक्ट होता है, 220 वोल्ट आ रही है। तो 220 वोल्ट अगर उसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रही है 100 वाट के बल्ब के क्रॉस, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ये हम फाइंड करते हैं। तो वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट है और पावर यहाँ पे 100 वाट है। पावर के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ भी हमने पढ़ा। तो V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ है। तो अगर मुझे करंट और वोल्टेज किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस पता चल जाए तो रेजिस्टेंस में उस कंपोनेंट की फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 100 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मुझे सबसे पहले वहाँ से वोल्टेज और करंट का पता होना ज़रूरी है, उसके बाद मैं रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वोल्टेज मुझे गिवन है, करंट नहीं गिवन। लेकिन पावर का हमने एक फार्मूला पढ़ा था हमारे पावर वाले लेक्चर में, P इज इक्वल टू आई वी, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो वहाँ से उस फार्मूला से अगर आप उस फार्मूला के थ्रू आप करंट भी फाइंड कर सकते हैं, I इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई वी। तो यहाँ पे P पुट करेंगे, पावर 100 वाट है और वोल्टेज जो हमारे पास 220 वोल्ट है। तो इसका आंसर आएगा 0.45 एम्पियर। तो हमारे पास क्या है, 100 वाट बल्ब में से कितना करंट फ्लो होगा, 0.45 एम्पियर, अगर वो 220 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के क्रॉस कनेक्टेड है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ के थ्रू अभी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया, V इज इक्वल टू आई आर, अपनी सेकंड स्लाइड में। तो उस फार्मूले को यूज करते हुए मैं रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I, ओम लॉ के थ्रू। तो ओम्स लॉ में यहाँ पे V हम पुट करेंगे 220 और I पुट करेंगे 0.45 एम्पियर, तो मेरे पास रेजिस्टेंस आएगी 448 ओम। तो ये वो 100 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस है जो 220 वोल्ट के साथ 220 वोल्ट जिसके क्रॉस अप्लाई हो रहे हैं।